हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर हसीब मेमन। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन हम पढ़ेंगे बिहेवियर इन तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है जिसको आप खुद रीड करें। जब तक बेटा आप खुद रीड नहीं करेंगे, किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। देन मैं आपको बता रहा हूँ, तो रीड करना शुरू करें। वीडियो को पॉज करें। कर लिया रीड? चलिए हम शुरू करते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ के अंदर। तो बेटा यहाँ पर एक ट्यूब की बात हो रही है, डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए जा रहे थे। एक नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है उसने वहां पर परफॉर्म किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उस एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। सही है। और उनकी वजह से हमें सीरीज मिली डिस्कवरीज की, जो शुरू हुई थी 19 सेंचुरी के बाद, जिसके अंदर हमें डॉल्टन एंड कॉन्सेप्ट भी मिला था। वो भी मॉडिफाइड है, पुराना नहीं नया मिला था, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। या नील बोहर का भी हमें कॉन्सेप्ट मिला था, जिसने फर्दर क्लैरिफाइड किया था एटम्स की पिक्चर्स को। इसका क्या था, एटम्स जो है उनकी पिक्चर को फर्दर क्लैरिफाइड किया था। तो नील बोहर का जो आप यहाँ पर मॉडल देख भी सकते हैं, ये नील बोहर ने हमें पिक्चर दी थी एटम की। इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब पहले नील बोहर से पहले एक और भी साइंटिस्ट आया था, जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है उसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था। उसने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो एटम है, उसके सेंटर के अंदर, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा उसका आइडिया दे रहा हूँ। जो एटम है उसका सेंटर का एक पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है शेल्स के अंदर। बेसिकली सर्कुलर पाथ के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा होता है, जिस सर्कुलर पाथ को नाम दे दिया गया आगे शेल। तो रदरफोर्ड ने हमें कहा कि इसको बेसिकली कंपेयर किया था रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम के साथ। किसके साथ? एसएस मतलब सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर, या आप कहते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, यानी इसको अगर न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये बेसिकली एनर्जी को जो है वो लॉस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एनर्जी को लॉस कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस उसके करीब आ रहा होगा। और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएगा? फार कर जाएगा, ड्यू टू लॉस कर रहा है, ड्यू टू वो क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है एनर्जी को। तो इसकी वजह बनेगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फाल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो एनर्जी जो है लॉस हो रही है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम जो है वो बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? स्पेक्ट्रम, एसपीईसी मतलब स्पेक्ट्रम का मैं शॉर्ट फॉर्म में किया, स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। मगर ऐसा तो हो ही नहीं रहा। स्पेक्ट्रम बन रहा है, मगर स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बन रहा है? लाइन। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और रदरफोर्ड ने हमें कहा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को जो है वो लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी को जो है वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऑर्बिट के अंदर। तो जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस बनना चाहिए, मगर स्पेक्ट्रम क्या बन रहा है? लाइन बन रहा है। तो इस सारी जो चीज थी, सारी जो डिस्कशन थी, इसको जो नील बोहर है उसने एक्सप्लेन किया था अपने एटॉमिक मॉडल के जरिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने पीछे आपको भी क्या समझाया। तो नील बोहर ने, इसका भी हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सिलेबस है उसके अंदर हमें नहीं दिया गया है नील बोहर के बारे में भी, ना ही दिया गया है कि रदरफोर्ड के बारे में। इसका तो फिर भी नाम लिखा गया है, और रदरफोर्ड का तो नाम भी नहीं है यहाँ पर भी। तो नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उसके अंदर में क्या बताया है कि क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया। अब क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी जिसे हम कहते हैं, जिनकी क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है। अब वो क्या होते हैं? आप यहाँ पर देखें कि इस फिगर के अंदर देखें, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। फिगर में अंदर यहाँ पे जो नेगेटिव दिया गया है, यहाँ पर ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं आपको ऊपर ड्रॉ करता हूँ। अब ये है न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो बोहर ने कहा कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड। क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, इसको नाम दिया नील बोहर ने। ये क्या है? शेल्स है। ये क्या है? शेल्स हैं, जैसे इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर पाथ जो है ये ड्रॉ किया हुआ है, ये भी सर्कुलर पाथ है, ये भी है, ये भी है, और ये भी सर्कुलर पाथ है। तो ये क्या कहलाते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। क्वांटाइज मीन्स कोई भी चीज जो हो अवेलेबल हो फिक्स्ड अमाउंट के अंदर। क्वांटाइज का मतलब होता है बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का क्या मतलब हुआ, वो लेवल्स यहाँ पर जो एनर्जी है वो फिक्स्ड अमाउंट के अंदर अवेलेबल हो। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, और ये लास्ट वन सर्कुलर पाथ है, ये सारे क्या है, सर्कुलर पाथ हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कहते हैं, जिनके पास क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। अब नील बोहर जो है, उसने अब पहली बात, जो फर्स्ट शेल होता है उसे हम कहते हैं के, सेकंड को हम कहते हैं एल, थर्ड को कहते हैं एम शेल या एम ऑर्बिटल, और लास्ट को कहते हैं एन शेल। और जो सेंटर वाला जो पार्ट पार्ट होता है, जिस इसे हम कहते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है, बेसिकली पॉजिटिव आएगा। सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस जेड ई। ये न्यूक्लियस का चार्ज, जेड क्या एटॉमिक नंबर है, और ई क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जितने एटॉमिक नंबर हो और जितने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूक्लियस का जो है चार्ज मिल जाएगा। तो अब आगे क्या बताया जा रहा है कि जो नील बोहर है, उसने हमें बताया कि हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो उसने कैलकुलेट किया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट जो हैं, जिनके पास वैलेंस शेल के अंदर या जो उनका जो शेल है, उनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एटम है कोई भी, उसका न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो एक ही है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग रिवॉल्व नहीं कर रहा। इसी एटम को हम कहते हैं हाइड्रोजन का एटम। और इस जैसे दूसरे एटम्स जो होते हैं, उनका रेडियस बेसिकली नील बोहर ने कैलकुलेट करके हमें बताया, जिनके अंदर लास्ट शेल के अंदर क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आया। तो उनका रेडियस हमें कैलकुलेट करके नील बोहर ने बता दिया। और एक और बात, उनकी हमें एनर्जी भी बताई। शेल्स के अंदर एनर्जी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है, तो अगर फर्स्ट शेल के अंदर होगा क्या एनर्जी होगी, सेकंड के आएगा तो क्या होगी, थर्ड के अंदर आएगा तो क्या होगी, और फोर्थ के अंदर आएगा तो क्या एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम के अंदर। ये जस्ट हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात हो रही है। तो आगे क्या बताया कि इमिशन स्पेक्ट्रम में बताया। इमिशन स्पेक्ट्रम बेसिकली टाइप होता है लाइन स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स होते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम फर्स्ट वन, और जो अदर होता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन के दो टाइप्स होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली हाइड्रोजन का हमें इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो बताया था नील बोहर ने। इससे अच्छी तरीके से नील बोहर ने एक्सप्लेन किया था, मगर एक मसला आ गया था। क्या मसला आ गया था, जब हमने क्या किया था, उसी जो स्पेक्ट्रम है, जो हमें स्पेक्ट्रम मिला था हाइड्रोजन का, उसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से हमने यूज किया। मतलब उससे हमने जूम किया तो हमें फाइन लाइंस मिली, फाइन स्पेक्ट्रम मिला। अब फाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, देखो भाई हमारे पास कोई भी स्पेक्ट्रम है, या मैं जस्ट एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये लाइन समझने के लिए आपको ड्रॉ की है कि मतलब एक जगह पर इस लाइन के ऊपर या तो एब्जॉर्प्शन हुई है या तो एमिशन हुई है, या आप यहाँ को चीज को छोड़ दो, आपको समझ में नहीं आएगा, जस्ट सुने क्या मैं कह रहा हूँ। अब एक स्पेक्ट्रम है, अब ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रम बना है, ये इसके अंदर मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा, आप समझे कि ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो अब इस स्पेक्ट्रम को अगर हमने, या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आज को कंसिडर कर लें, सही है। अब इस स्पेक्ट्रम को जब हमने जूम किया, क्या किया, इसको जब हमने जूम किया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से, तो हमें क्या नजर आया, हमें नजर आया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, क्या है, स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होती हैं जो मैंने अभी ड्रॉ की थी, इसके अंदर कुछ लाइंस भी बनी हुई होती हैं। जब हमने जूम किया तो ये क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी दूसरे, मतलब फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर जो आपस में क्लोज थे। क्या हो रहा था, जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जूम किया स्पेक्ट्रम को, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्या हो रही थी, फर्दर फर्दर क्लैरिफाइड हो रही थी, मतलब फर्दर जूम हो रही थी, फर्दर स्प्लिट हो रही थी दूसरी लाइंस के अंदर, और उन दोनों के बीच के अंदर जो स्पेस था वो भी कम था। तो ये मसला जो है वो पेश आ रहा था जब हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ हमने जूम करके स्पेक्ट्रम को देखा। तो ये हमने मसला आ रहा था, स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिली। अब बेसिकली क्या होता है, स्प्लिटिंग हो रही थी,
किसकी, स्पेक्ट्रम की, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस और मिल रही थी। तो ये मसला हमें पेश आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी आया था, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अगर हमने जब हमने जूम किया तब भी आया था हमें। तीन चीजों की वजह से हमने ये मसला पेश आया था। कौन सी? इलेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके गए और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लेके गए, तो हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रम है वो फर्दर स्प्लिट हो रहा है और स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस इफेक्ट को हमने नाम दिया स्टार्क इफेक्ट, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इफेक्ट हो रहा था उसे हमने नाम दिया जीमन इफेक्ट। बेसिकली दोनों जो है वो सेम चीज है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर स्प्लिटिंग हो रही हो स्पेक्ट्रम की तो वो स्टार्क इफेक्ट कहलाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो रही हो तो वो जीमन इफेक्ट कहलाएगा। तो इस चीज को बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और आगे हमें एक प्रिंसिपल मिला जिसे हम कहते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल ने इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से हमें समझाया, हमें कॉन्सेप्ट दिया, सबशेल्स ऑर्बिटल्स का हमने कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये सब चीजें क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक और बात कि नील बोहर जो है, नील बोहर का हमें एक कॉन्सेप्ट मिला था, नील बोहर, इसने हमें क्या बताया था, हाइड्रोजन का रेडियस कैलकुलेट किया था। बेसिकली इसने कहा था कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो सराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब ये जो एटम है ये हाइड्रोजन का एटम है, किसका है, हाइड्रोजन का एटम है, तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा हाइड्रोजन रेडियस। मगर इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कंसिडर किया था, पार्टिकल कंसिडर किया था। क्या कंसिडर किया था, पार्टिकल। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, वेव भी होता है। तो ये मसला पेश आया था, अगर इलेक्ट्रॉन को हम वेव कंसिडर करें तो ये सर्कुलर पाथ क्या लिखे, और जो न्यूक्लियस है उसका जो डिस्टेंस है वो हमें परफेक्ट नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो वेव होगी वो उस तरीके से होगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा निकलेगा, और यहाँ से ज़्यादा होगा, यहाँ से डिस्टेंस कम निकलेगा, तो ये मसला पेश आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन को हमने वेव कंसिडर किया, तो आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है, डी बोर्गली जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये बात। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव कंसिडर करें तो इसका जो रेडियस है, हाइड्रोजन का जो रेडियस होगा उसके अंदर मुश्किलात पेश आएगी। अगर पार्टिकल कंसिडर करें तो रेडियस हमें ये जो है सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस हमें परफेक्ट मिल जाएगा। तो ये मसला पेश आया था, तो इसको भी आगे जाके सही कर दिया गया। श्रोडिंगर जो एक साइंटिस्ट था उसने हमें इक्वेशन दी थी अपनी, वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये सारा मसला जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब एटम का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, ये शेयर्स होते हैं, और ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है न्यूट्रॉन, प्लस होता है प्रोटॉन। एन से न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन। और जो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेयर्स होते हैं, बेसिकली रीजन्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। ये नील बोर का कॉन्सेप्ट था, तो हम इसको ही आगे लेके चलते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये क्या होता है। ये बेसिकली एटम्स के अंदर है, किसके अंदर है, तीनों क्या है, एटम के अंदर है। तो हमें इसका इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको हमने डिवाइड कर दिया एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। अब इनकी भी डिस्कवरी बहुत बड़ी है, आपको जस्ट बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, प्रोटॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन जो है वो होता क्या है। तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब आप देखते हैं ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया बताया था, डिस्चार्ज ट्यूब। ये है डिस्चार्ज ट्यूब, जो गोल गोल दिया हुआ है ना, ओवल टाइप कुछ लग रहा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर हम अंदर भी देख सकते हैं बाहर भी देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसके अंदर हमने डिस्कवरी हमें मिली थी इलेक्ट्रॉन की, देन हमें मिला था प्रोटॉन भी मिला था हमें, और हमें मिला था न्यूट्रॉन। जो तो न्यूट्रॉन नहीं मिला था इसके जरिए हमें, न्यूट्रॉन हमने वही क्या किया था, न्यूट्रॉन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वजह से हमने न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ था। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की मदद से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने एयर को फिल किया था,
एयर का जो प्रेशर है वो हमने रखा था 0.001 मेरे ख्याल से मिलीमीटर मरकरी रखा था, ऐसे कुछ था। गलती हो सकती है मुझसे थोड़ी भी, आप वैल्यू को परफेक्ट नहीं ले, वैल्यू गलत भी हो सकती है थोड़ी सी, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा। तो इसके अंदर आप देखें कि क्या हुआ कि इस ट्यूब के अंदर एयर का जो प्रेशर हमने वेरी लो रख दिया, और जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो ये कहलाता है, और यहाँ पर एक एनोड हमने रखा और एक कैथोड को रख दिया। आप फिगर को थोड़ा जूम करके देखें। अब कैथोड जो है, जब हमने इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू किए। अब कैथोड रो से जब कुछ रेजिज निकली, आप यहाँ पर देखें कि कैथोड रेज जो है उससे कुछ रेजिज निकली जिसका हमने नाम दिया कैथोड रेज। कब निकली? जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया। तो इस रेजिस की वजह से जो एटम्स थे, एयर थी, एयर कंसिडर होती है गैसेस के ऊपर, गैसेस के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अब इस जो रेजिस यहाँ पर निकली थी, ये बेसिकली कैथोड रेजिस थी, जिसको हमने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन का। क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रॉन का, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी बीम की तरह। ये बेसिकली कैथोड रेजिस है। तो जब ये जो रेजिस थी, मतलब बेसिकली ये जो रेज थी कैथोड रेज है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको बताया। जब ये एटम के साथ स्ट्राइक की, ये क्या एटम है, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। इस फिगर के अंदर एयर है, एयर के गैसेस हैं, एयर मिक्सचर है गैसेस का, और उससे कोई ना कोई एटम्स होंगे। और वही एटम्स के साथ जब ये रेजिस जो हैं, कौन सी रेजिस? कैथोड रेज जब टकराई, जब स्ट्राइक की, तो एटम को जो है उन्होंने आयोनाइज किया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो था एटम के अंदर उसे रिमूव करवा दिया गया, और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ जिसकी वजह से जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जिसको हमने नाम दिया आयोनाइज किया। क्या किया? इन रेजिस ने क्या किया? एटम को जो है वो आयोनाइज किया। और हमने देखा कि अब कुछ रेजिस जो थी वो एनोड की तरफ जा रही थी। देन क्या हुआ? कुछ रेजिस एनोड की तरफ जा रही थी और कुछ रेजिस कैथोड की तरफ जा रही थी। अब कैथोड रेजिस को हमने नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन का हमने नाम दिया था। तो कैथोड की तरफ क्या जा रही थी? जो रेजिस जा रही थी, जिसे हमने नाम दे दिया प्रोटॉन का। इसका नाम दिया प्रोटॉन। कैथोड की तरफ जो रेजेस जा रहे थे तो प्रोटॉन का नाम है, बेसिकली क्या थे? आइंस थे। जो गैसेस थी उसके आइंस थे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो वो प्रोटॉन कहलाएगा। तो वो क्या, जहाँ कहाँ जा रहे थे? कैथोड की तरफ जा रहे थे। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो कुछ रेस पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रही थी, तो उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। बेसिकली ये कैथोड रेजिस थी। क्या थी? कैथोड रेजिस थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली परफॉर्म हुआ था, तो कैथोड रेजिस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, और एनोड और कैथोड की तरफ जो रेजिस आई थी, मतलब कैथोड की तरफ जा रही थी जो रेजिस, उसे हमने एनोड का नाम दे दिया। ओ, एनोड का नहीं, तो प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। बाकी इलेक्ट्रॉन, बाकी न्यूट्रॉन जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो डिस्कवर हुआ था बेसिकली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वजह से। जिसके अंदर हमने क्या किया था, जिसके अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया था, अल्फा रेजिस जो है उसकी बम्बारमेंट करवाई थी कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से हमने हाई एनर्जेटिक रेजिस मिली थी, जिस रेजिस को नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। इसका चार्ज जो है वो ये है -1.666022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम चार्ज का यूनिट होता है। ये उसका जो रिलेटिव चार्ज होता है वो होता है -1। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और ये जो डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। मगर सिर्फ जे थॉमसन नहीं डिस्कवर किया था, और भी बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। बेसिकली इसका जो चार्ज है वो मिलीकन ने किया था। मिलीकन ने इसका चार्ज डिस्कवर किया था। और these particles were deflected towards the positive pole of electric field। अब ये कैसे डिस्क डिफ्लेक्ट हुआ था पॉजिटिव पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, टॉपिक आ रहा है। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। इसका चार्ज इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। मगर आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अंदर माइनस की निशानी है, इसको आप प्लस की निशानी में कन्वर्ट कर दें, तो ये चार्ज बन जाएगा प्रोटॉन का चार्ज। समझ में आया? तो प्लस क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या है? प्रोटॉन का चार्ज है। तो आगे क्या है? इसका रिलेटिव चार्ज होता है प्लस का 1 होता है, और यह भी डिफ्लेक्ट हो रहा था नेगेटिव पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अभी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं।
ये भी आ गया बात समझ में। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। अब ये पासिस जब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। क्यों? और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोर मैसिव होता है, ज्यादा बड़ा होता है प्रोटॉन से। इसका जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब आप देखें इलेक्ट्रॉन का चार्ट देखें इसके अंदर, ये चार्ट देखें। अब इस चार्ट के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देखें। सही है। प्रोटॉन का मास क्या है? 1.6 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27। और न्यूट्रॉन का 1.675। अब ये फर्क है, इसका फर्क है। यहाँ पर है 72, मतलब 72 लास्ट में, यहाँ पर है 75। बाकी पूरा का पूरा मास की जो वैल्यू है वो सेम है दोनों की, जिसकी वजह से हम कहते हैं न्यूट्रॉन मोर मैसिव है देन प्रोटॉन से। फर्क तो वैसे भी बहुत स्मॉल है, इसे हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, मगर नहीं करेंगे। और न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर माइनस आता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस आता है, और यहाँ पर क्या आता है? प्लस का आता है। और रिलेटिव चार्ज होता है, मास होता है इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो रिलेटिव मास 1/1836 टाइम्स होता है। और रिलेटिव चार्ज क्या होता है? +1, इसका 0, इसका -1 होता है। ये चार्ट हमें बताई जा रही है। अब आप देखें बिहेवियर के बारे में, तो बेटा इसके अंदर एक ही बात बताई जा रही है, जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको फिर से आप खुद रीड करें। क्या करें? इस पैराग्राफ को आप खुद ही रीड करें, मैं आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर क्या बताया जा रहा है। तो ये देखें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखी है। अब ये है नेगेटिव प्लेट, मैं प्लेट को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए आपको। और इस प्लेट को हमने पॉजिटिव प्लेट एक बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे सारे, सही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे, सही है। और यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से होती है, ऐसे होती है ना। अब आप देखें कि जब हम यहाँ से पास करवाएंगे रेजिस को, कौन सी? जिसके अंदर आ गया न्यूट्रॉन, आ गया प्रोटॉन, आ गया और इलेक्ट्रॉन आ गया। जब हम तीनों को पास कराएंगे तो आप देखें कि यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आप देखें। और जो न्यूट्रॉन है वो स्ट्रेट जा रहा है। अब ऐसा क्यों? तो बेटा चार्जेस जो होते हैं, नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, चार्जेस जो होते हैं उनके आपस के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, मगर नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में रिपल्जन होती है। क्या होती है? रिपल्जन होती है इन दोनों के बीच में। सेम चार्जेस के बीच में रिपल्जन होगी और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रोटॉन जो है क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गया। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया। इसको आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, ये प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ गया। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या रीज़न था जिसकी वजह से जब हमने पास करवाया था रेजिस को, जिसके अंदर न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन आ गया, इन्होंने कहा कि डिफ्लेक्शन शो की। कैसे शो की? एक पॉजिटिव की तरफ गया और एक नेगेटिव की तरफ गया। अब जब मैंने और एक और बात, जो न्यूट्रॉन था उन्होंने डिफ्लेक्शन को शो नहीं किया, वो स्ट्रेट ही चला गया न्यूट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। क्या होता है? नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। और एक और बात यहाँ पर आप देखें, ये थी पॉजिटिव प्लेट थी ये, और ये क्या थी? नेगेटिव प्लेट। ये मैंने ड्रॉ की थी, सही तरीके से ड्रॉ करते हैं। नेगेटिव, और ये प्लेट है पॉजिटिव प्लेट। ऐसा यही बात बताई थी ना मैंने। तो आप यहाँ पर देखें कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड होती है। दो एरोस ड्रॉ कर रहा हूँ, फील्ड की डायरेक्शन 3 कर लेते हैं।
तो इसके अंदर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। मगर आप यहाँ पर देखें कि जो प्रोटॉन है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, मतलब वो फील्ड के अलोंग जा रहा है। कौन? प्रोटॉन फील्ड के अलोंग जा रहा है, मगर इलेक्ट्रॉन फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है। क्या जा रहा है? फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये दो बात जो है आप नोट कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके अंदर भी इस तरीके से होता है, नेगेटिव पोल की तरफ क्या जाता है? प्रोटॉन जाता है, और पॉजिटिव पोल की तरफ क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या करते हैं? फोर्सेस को एक्सर्ट करते हैं, फील करते हैं। एक पॉजिटिव पोल की तरफ जाता है तो दूसरा नेगेटिव पोल की तरफ जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या जाता है? मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया कैसे। और जो प्रोटॉन होता है, जो क्या होता है, प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाता है, पहली बात इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन होता है वो क्या जाता है? नेगेटिव फील्ड की तरफ जाता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो कहीं नहीं जाता, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, वो कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता, नेग्लिजिबल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वही नो डेविएशन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो स्ट्रेट चला जाता है। मगर जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। प्रोटॉन ये नेगेटिव पोल है, और जो ये है पॉजिटिव पोल, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये था कॉन्सेप्ट आज का, और आप आगे इसको रीड भी कर लें, एक ही बात बताई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एटॉमिक मास एंड मास नंबर। देन हम कवर करेंगे आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस के बारे में, ये और पीरियड ट्रेंड भी हम पढ़ लेंगे। 9th क्लास के अंदर आपका नया बुक आया है, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।